को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोग चैप्टर पढ़े थे केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1 फॉर द 10th क्लास, जिसका नेम था केमिकल इक्विलिब्रियम। अब तक हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, जिसको गुलबर्ग और वेज ने जो है वो प्रपोज किया था। अब उस लॉ में उसका पूरा हमने प्रोसीजर पढ़ा था, उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, सारी हमने पढ़ ली थी और एंड में हमने एक कॉन्स्टेंट निकाला था जिसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का नेम दे रहे थे और उस एक्सप्रेशन को हम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन का नेम दे रहे थे। अब हम देखेंगे जो केसी हमारा एंड में निकला था, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं, वो आखिर किस लिए यूज़ होता है। अब देख लेते हैं, हमारे पास केसी की डेफिनेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ रेशो बिटवीन इट इज़ अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ द कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये एक रेशो है जिसमें जो है आप क्या करते हो, एक्टिव मास का प्रोडक्ट ले लेते हो, किसका? प्रोडक्ट की, मतलब प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट लेते हो और रेज टू द पावर उनके कोफिशिएंट का। हमने पीछे जो एक्सप्रेशन निकाली थी वो कुछ इस तरह की हमारे पास आई थी, Kc इज इक्वल टू हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया था। तो क्या वो यही कह रहा है? वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर, ये हो गया। उसके बाद टू दी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर। तो यही हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है हमारे केसी की, जिसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास टेम्परेचर पे, और दूसरा इसकी जो ये डिपेंड हमारे पास नहीं करता कि हम कितनी कंसंट्रेशन रिएक्शन स्टार्ट कराने से पहले ले रहे हैं, कितनी कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ले रहे हैं। ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारे टेम्परेचर के ऊपर कि हमारा टेम्परेचर क्या है। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हमने केसी के यूनिट्स निकाले, मैंने आपको बताया था कि मोल एक्टिव मास का जो वो है यूनिट है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। अब उसी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास ये एक्टिव मास का सिंबल है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हम उसका ही यूनिट लेते हुए जो है इसके यूनिट्स निकालेंगे कि अगर हमारे पास एक सर्टेन एक स्पेसिफिक हमारे पास रिएक्शन दे दिया जाता है तो उसका हमने यूनिट कैसे निकालना है। यहाँ पर आपके पास हाबर प्रोसेस है, जिसमें आप क्या करते हो, नाइट्रोजन का 1 मोल और 3 मोल ऑफ जो है वो हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हो और 2 मोल ऑफ आप क्या कहते हैं NH3 बनाते हो। ठीक है, आपने 1 मोल नाइट्रोजन का लिया, 3 मोल जो है वो आपने हाइड्रोजन के लिए, और एंड में आपके पास 2 मोल ऑफ NH3 बन जाता है। अब क्या है, आपने इसको ही ले लेना है। आपने सबसे पहले इसका, हमें पता है केसी में सबसे ऊपर जो है प्रोडक्ट की वो आती है, कंसंट्रेशन आती है, एक्टिव मास आता है, और नीचे जो है वो रिएक्टेंट की आती है। तो इसी तरह हम करेंगे, पहले प्रोडक्ट की ले लेंगे, ये एक्टिव मास ऑफ NH3 हो गया और इसके ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। उसके बाद एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, और इसका नंबर ऑफ मोल 1 ही है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन और इसके नंबर ऑफ मोल 3। अब जहाँ जहाँ पर हमें पता है एक्टिव मास का जो है वो यूनिट हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब है, तो हम मोल पर डीएम क्यूब की वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। अब क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 इसके 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसमें से 1 बच जाएगा, तो 1 और 1 मिलकर 2 बना देंगे। अब क्या है, जब आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो मोल स्क्वायर आ जाएगा और DM-6 आ जाएगा। अब जब आप इसको 1 से ऊपर लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा मोल -2 DM-6। ठीक है, ये आपके पास एक यूनिट आ गया है, हाबर प्रोसेस का केसी का यूनिट आ गया है। अब पढ़ लेते हैं कि हमारे पास केसी की आखिर इंपॉर्टेंस क्या है, केसी फाइंड करना क्यों ज़रूरी है। केसी हमारे पास हमें बताता है कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, दूसरा ये हमें ये बताता है कि इस वक्त हमारे पास कितने नंबर ऑफ जो है हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट के अंदर। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें बताता है, मतलब 2 चीज़ों में हमें इंपॉर्टेंस देता है। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आता है, दूसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आता है कि रिएक्शन में कितने % जो है वो ये कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट होगी है प्रोडक्ट में। तो ये डायरेक्शन कैसे बताता है। अब हमारे पास एक रिएक्शन क्विटेंट आ जाता है, अब उसमें जिसको हम QC का नेम दे देते हैं। अब क्या है, हम KC की वैल्यू को QC से जो है वो कंपेयर करते हैं
हैं और उसके बाद जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। अब क्यूसी हम कैसे करते हैं, क्यूसी जो है ना हम निकाल लेते हैं किसी भी रिएक्टेंट में से, जो है ना रिएक्टेंट में से किसी भी रिएक्शंस में से ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को निकालते हैं और उनको आपस में डिवाइड करा के हमारे पास क्यूसी आ जाता है। और ये काम हमने इक्विलिब्रियम होने से पहले, इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले करना होता है। मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की हमारे पास रेशियो आती है उसको हम क्यूसी का नेम दे देते हैं। अगर ऐसा हो कि केसी बड़ा हो क्यूसी से, केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी, तो इसका क्या मतलब होगा, रिएक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करे, मतलब इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करे। अभी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर ऐसा हो कि केसी छोटा हो और क्यूसी बड़ा हो तो इससे ऑपोजिट काम होगा कि रिएक्शन अब राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। मतलब अब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट डीकम्पोज होने के बाद दोबारा हमारे पास रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। तीसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि केसी बराबर आ जाए क्यूसी के। अब केसी अगर बराबर आ जाए क्यूसी के तो इसका मतलब होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम अब जो है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया है रिवर्स रिएक्शन के। ठीक हो गया। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो केसी बड़ा हो सकता है क्यूसी से, जो कि हमें प्रिडिक्ट करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर केसी छोटा आ जाए क्यूसी से तो वो हमें बताते हैं कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में, अब रिवर्स का काम शुरू हो गया, प्रोडक्ट डीकम्पोज होने के बाद दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे हैं। अगर क्यूसी बराबर आ जाए, केसी बराबर आ जाए क्यूसी के, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में एंटर हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया रिवर्स रिएक्शन के। ऐसे हम जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस हमारे पास है एक्सटेंट। वर्ड एक्सटेंट का मतलब होता है कि हम ये पता लगा सकें कि कितने रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बताता है। वो कैसे, जब हम केसी की वैल्यू, अब कुछ रिएक्शंस के लिए केसी की वैल्यू जो बड़ी होती है, अब केसी की वैल्यू बड़ी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट के अंदर, मतलब प्रोडक्ट की लार्ज कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट की स्मॉलर कंसंट्रेशन है। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट के, इसका मतलब होता है रिएक्शन अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। अब आपके पास एक जो है एग्जांपल दी हुई है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब इसकी जो है इसकी केसी वैल्यू हमारे पास आती है 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻22। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है केसी की। अब हमें ये जो केसी की वैल्यू हमारे पास आई है ना, ये हमें ये प्रेडिक्ट कर रही है कि जो रिएक्शन है ना वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के। ठीक हो गया। अगर अब आ जाता है केसी की वैल्यू आपके पास स्मॉल आती है। अब केसी की स्मॉल वैल्यू आपको प्रेडिक्ट करती है कि अभी काफ़ी सारे रिएक्टेंट पड़े हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास कम है। तो क्या हुआ, जब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ नहीं जाएगा, और ये हमें शो करवाता है कि रिएक्शन अभी कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा है। यहाँ पर आपके पास एक फिर वही हाबर्स प्रोसेस है, इसके रिएक्शन है और इसका कि जो केसी वैल्यू आपके पास आता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपके पास 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ है। अब ये 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जो है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू, क्योंकि आपको पता है ये माइनस में जा रही है। ठीक है, तो क्या ये आपको ये प्रेडिक्ट करिए कि रिएक्शन अभी कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा है, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मुताबिक कम है। ठीक हो गया। अब तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि केसी की वैल्यू ना बहुत बड़ी हो और ना ही बहुत छोटी हो, मतलब मॉडरेटली जो है वो अपने लेवल पर हो। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी हो। अब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंपेरेबल है, तकरीबन इक्वल है। आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है N2O4, इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें वो 2 मोल ऑफ NO2 बना रहा है। अब NO2 हमें क्या कहता है, NO2 की जो हमारी केसी वैल्यू है वो हमें बताती है 0.2 की 0.211।
अब इसका क्या मतलब है 0.211। अब ये ना वैल्यू इतनी ज़्यादा है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो रिएक्शन था उसमें 10⁻22 आई थी और हार्बर्स प्रोसेस के लिए हमारे पास 10⁻−9 आई थी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये बहुत ज़्यादा छोटी है, ये इनके दरमियान में आती है। और इसका क्या मतलब है कि हमारे पास रिएक्टेंट की और हमारे पास प्रोडक्ट की जो है वो कंसंट्रेशन कंपेयरेबल है, तकरीबन इक्वल है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है केसी की आपके पास इंपॉर्टेंस कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हो और आपको इसका रिएक्शन में मालूम करने की वजह क्या है। तो आपको पता चल गई, ये आपको रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। दूसरा ये कि ये आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है कि कितने सारे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ तक आपका चैप्टर 1 इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। और आपने इस चैप्टर में जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देती जाती हूँ। आपने पढ़ा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिर रिएक्शन की टाइप पढ़ी है, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद आपने रिवर्सिबल रिएक्शन की ग्राफिकल डायग्राम भी देखी थी कि आखिर कैसे ग्राफिकली जो है वो दोनों रिएक्शंस इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन की फिर डेरिवेशन पढ़ी है जो कि एक जनरल रिएक्शन के लिए है। अब आपने पढ़ा है, उसमें आपने लॉ ऑफ मास एक्शन के लास्ट में आपने एक एक्सप्रेशन निकाली थी जिसको आप कांस्टेंट एक्सप्रेशन कह रहे थे और उस केसी को आप नेम दे रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आपने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया, आपने उसका यूज़ पढ़ लिया है कि आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें किस तरह हेल्प करती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।